सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो रिक्वेस्ट करी थी अनिल सर से जुड़ने के लिए। वो अंग्रेज कहते हैं ना, हाउ थिंग्स आर वायर्ड अप, तो अनिल सर से जान लेते हैं। अनिल सर, सबसे पहले ये बहुत सारे पीयर्स आपके इंडस्ट्री इंडिया इंक के रिपोर्ट कर रहे रह रहे के कि गैस सप्लाईज, एनर्जी कटौती, उसके चलते प्लांट शट डाउन करने पड़ रहे हैं, प्लांट टेम्पररी रोकने पड़ रहे हैं या पार्शियल काम कर रहे हैं। आपके केया इंडस्ट्रीज के किसी भी यूनिट में कोई दिक्कत इस समय, गैस सप्लाईज या गैस नहीं कोई और ऑल्टरनेट फ्यूल आप इस्तेमाल करते हो, उसको लेकर किल्लत आ रही है क्या? प्लांट में इश्यूज हो रहे हैं क्या? प्रोडक्शन इशू हैम्पर हो रहा है क्या? ना देखिए आशीष जी, हमारी प्रोसेस में है ना, गैस का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत छोटा सा है। और गैस से सिर्फ पानी हीट होता है कुछ केबल्स को क्योर करने के लिए, और उसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव हमने हर जगह डीजल बॉयलर्स लगा रखे हैं जो डीजल रन है। तो एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमने हमेशा से करके रखा है। अपने तो हमारी किसी भी फैक्ट्री में गैस सप्लाई की वजह से कोई इंटरप्शन नहीं है। ओके। और बट ऑब्वियस फिर अनिल सर का कोई अपडेट, भाई मैंने कहा अनिल सर का अपडेट भी नहीं आया था कोई कंपनी के ये इंडस्ट्रीज का, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मिनिस्क्यूल्स का पार्ट है, सिर्फ पानी बॉइलिंग के लिए, और उसके लिए भी ऑल्टरनेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है जब गैस की सप्लाई बहाल ना हो पा रही हो तो। बिल्कुल ठीक। दूसरा अनिल सर, जहन में सवाल था मिडल ईस्ट को लेकर। अच्छा, आप लोग का रेवेन्यू मिक्स कहता है 17% एक्सपोर्ट से आता है, और आगे टटोलने की कोशिश करी तो 4 कंट्रीज में, 60+ कंट्रीज में प्रेजेंस है, 4 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, जिसमें से एक यूएई भी है। तो कुछ तो एक्सपोजर मिडिल ईस्ट का है, और क्या इंपैक्ट? तो पहले एक्सपोजर समझाएं हमारे इस मिडिल ईस्ट या मीना रीजन में कितना एक्सपोजर है, कुल रेवेन्यूज का, कुल ऑर्डर बुकिंग का, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक का कितना वहां से आता है अनिल सर? देखिए, ये मीना रीजन जो है ना, इसमें रफली हमारा टोटल एक्सपोर्ट का 30% एक्सपोर्ट जो है इस रीजन को होता है, जिसमें आबू धाबी, कुवैत, कतार एटसेट्रा ये कंट्रीज हैं। तो जहां तक मैं सरप्राइज हूं कि अभी भी नए ऑर्डर कस्टमर से आ रहे हैं। ओनली प्रॉब्लम क्या है कि कुछ डिस्पैचेस हॉल्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द शिपमेंट्स। शिपिंग कंपनीज जो है मटेरियल एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे किस रूट के थ्रू उसको भेजा जा सकता है। जैसे कुछ कंटेनर्स हमने भेजे हैं फिर फुजीरा पोर्ट के थ्रू, आगे फिर ऊपर लैंड के थ्रू वो आगे ट्रांसपोर्ट होंगे। बट बहुत सारे कस्टमर्स के केस में वो वर्किंग तो ये हो सकता है कि कुछ मटेरियल इसका मीना रीजन का इस महीने ना जाए और उसका जो डिस्पैच है वो डेफर हो। इतना ही इम्पैक्ट आएगा, इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, तो आप कह रहे हो दो पार्ट। आपने एक तो कहा अभी भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं सरप्राइज हूं। अभी भी मतलब ये 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ, उसके बाद मामला 2.5 हफ्ते हो गए, गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। इस 2.5 हफ्ते के ब्रैकेट में भी ऑर्डर्स आपने बैक करें उस मिडिल ईस्ट रीजन से, ऐसा है क्या? और दूसरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इंटरेस्टिंग है, लोग थमे नहीं। मैं तो सोच रहा था यहां बैठे बैठे मेरा सेंटिमेंट खराब है, वहां पे उनके बैठे हुए लोगों को सेंटिमेंट खराब नहीं हुआ है क्या? ऐसा है, जिसका प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, हाँ, वो उसको तो प्रोजेक्ट बनाने की जल्दी होती है, वो रुकता नहीं है। तो हाँ, आज वो अगर 1-2 महीना भी डिले करेगा तो उसका जो एक्सपोजर है प्रोजेक्ट पे अरबों डॉलर का है। हाँ, यस, ये बात है। अच्छा, दूसरा आपने कहा जो दिक्कत आ रही है वो मिडल ईस्ट शिपिंग रूट्स को लेकर हैं, वो शायद फिलहाल के लिए कह सकता हूं टेम्पररी, लेकिन वो कंटेनर डिलेज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? क्या इससे मतलब कि वर्किंग कैपिटल साइकिल शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक इंपैक्ट होगी, ऐसा रीड करूं? नहीं नहीं नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है 40-50 करोड़ का माल डिस्पैच ना हो पाए जो जिसको हमें शिपमेंट्स की वजह से। बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं वर्किंग करने, इसको वर्कआउट करने की। क्या है, कस्टमर्स भी जहां पर मटेरियल रुकते हैं किसी भी रीजन से, वो फर्दर एडवांस भी पे कर देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का कोई इशू नहीं है इसमें। कोई मतलब लार्जली कोई खास अब तक दिक्कत नहीं आई है। इवन इस ट्राइंग टाइम्स में ऑर्डर्स भी मूव कर रहे हैं वहां से, ये अच्छी खबर है। हम लोग फालतू डरे हुए हैं। एक और इश्यू फिर अनिल सर, तीसरा, वो पिछली बार भी जब आप जुड़े थे तब भी चर्चा हो रही थी, वो कॉपर के प्राइसेस मैसिव ब्रेकआउट है पिछले 1-1.25 साल में। हाँ, ये है कि फरवरी में थोड़ा बहुत टेक्निकल करेक्शंस आए होंगे, लेकिन अभी भी, तब तो आपने मेंशन करा था मुझे कि वो इजी पास थ्रू होता है, इंस्टीट्यूशंस का तो बिल्कुल पास थ्रू होता है, रिटेल में थोड़ा समय लगता है लेकिन आसानी से। लेकिन क्या
B2B क्लाइंट से कुछ रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं पास थ्रू करने में, या बिल्कुल इनइलास्टिक है, कोई टेंशन नहीं है? नहीं नहीं, पास थ्रू में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बिकॉज हर आदमी ये एक्सेप्ट कर चुका है कि ये एलएमई ड्रिवन है और इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। और कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर जो है वो प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना चाहता। उनको उनका जो डिले की कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा होती अनिल सर, आपकी तो कॉपर में बड़ी पैनी नजर रहती होगी। ये कॉपर में कई लोग कह रहे थे 2026 पूरे साल तेजी रहेगी। आप लोग का ऐसा बोल्ड कॉल है? आप कहो तो धीरे से बताओ मुझे, तो कॉपर स्टॉक्स पे हम लोग दाव लगा लें। है। देखिए तेजी तो है, बट इसमें टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत रिपीट भी आता है, कभी कभी थोड़ा सा स्लगिशनेस भी आती है। पर ये जो बुलिश मोमेंटम पकड़ा है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये आप मानते हो यहां से और तेजी कॉपर दिखाएगा? जितने भी एनालिस्ट हैं या हाँ। जो फॉरेन बैंक्स हैं, दे आर ऑल बुलिश अबाउट कॉपर। लेकिन अब कितना भी हम बुलिश हों, लेकिन हम इस पे कॉल नहीं लेते हैं। हम तो जितना नीड होता है हर महीने एलएमई एवरेज पर जितनी ऑर्डर बुकिंग करते हैं उतना कॉपर बुक करते हैं। हम इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई पोजीशन नहीं लेते हैं कि 2 महीने बाद बहुत बढ़ जाएगा तो आज हम उसको कुछ एडवांस में लेके रख लें, ऐसा हम नहीं करते हैं। ठीक है, और लॉजिकल भी है बिल्कुल, जो आप स्टेप लेते हो धंधे के हिसाब से। अच्छा, रुपया अनिल सर बहुत वीक हुआ। ये हमेशा चर्चा हुई है कि आपके लिए एक नेचुरल हेज हो जाता है कि आप कुछ चीजें इंपोर्ट भी करते हो, पर फिर भी नेट रुपए की वीकनेस का आपके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अ, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं पड़ता है, बल्कि पिछले कुछ सालों 1-2 सालों में हमने देखा है कि उसका कुछ एक्सचेंज रेट का गेन ही आया है, कोई उससे नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अच्छी खासी है और बल्कि हम इंपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट हम ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम डोमेस्टिक सोर्सेज से खरीदते हैं। ये भाई साहब, सारे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो इस समय स्ट्रीट के दिमाग में थे, सब अनिल सर से पूछ लिया। अनिल सर कह रहे हैं ज्यादा कोई धंधे पे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आप देख रहे हैं जब बाजार का मूड सुधरा, के इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पे। दिन के हाईस पे अब तो मेरे ख्याल से 4-5, अब तो 5% की मजबूती के साथ कि ये इंडस्ट्री इस समय कामकाज कर रहा है। मूड सुधरा नहीं, स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। अच्छा, जो बड़ी ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी उसमें केपेक्स था, उसमें हम रिटेल का पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, उस पर बात थी, तो केपेक्स पे बात में आता हूं। पहले डिमांड एनवायरमेंट, अनिल सर, कंज्यूमर सेंटिमेंट है कैसा? क्या कुछ मामला ठंडा पड़ा है क्या? देखिए, डोमेस्टिक डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। जहां तक ठंडा पड़ने की बात है, ये कभी कभी जब कॉपर में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है तो डीलर्स थोड़ा रिटेल प्रोडक्ट्स को डीस्टॉकिंग करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर कितना भी वो डीस्टॉकिंग करें, वो उस डीस्टॉकिंग को अगले महीने उनको रीस्टॉक करना ही पड़ेगा अगर उनको अपना काम चलाना है। तो थोड़ा एक आध महीने के लिए वो डेफरमेंट होता है, बट वो सेल कहीं जाती नहीं है। जहां तक केबल का सवाल है, केबल्स जो है ज्यादातर यूटिलिटीज या कॉन्ट्रैक्टर्स खरीदते हैं जिनके पास फर्म प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा अपने डिसीजन को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना डिले कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली उनको प्रोडक्ट तो खरीदना ही पड़ेगा अगर उनको अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन में कंप्लीट करना है। अब आते हैं अब केपेक्स पे। कंसर्न्स वाले पार्ट मैंने सब निपटा दिए थे। केपेक्स इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट ने, अनिल सर ने हाईलाइट भी करा था कि हम 1600 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास की केपेक्स की तैयारी कर रहे हैं। लार्जली इंटरनल एक्रूवल से फंड होगा। अनिल सर, यू स्टिकिंग टू दैट? कोई क्यूआईपी इशुएंस फिर से लाने का, पैसा रेज करने की कहीं और विकल्प की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? दूसरा, सानंद वाली फैसिलिटी पीक तक कब तक पहुंच रही होगी? क्योंकि वो तगड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी टॉप लाइन पे, पीक पे। हमारा कोई फंड रेजिंग का कोई प्लान नहीं है किसी भी वे में अगले आने वाले कई सालों में। और सानंद की फैसिलिटी पार्शियली चालू हो गई है और उस आई थिंक उसका 50% फेज चालू हुआ है और बैलेंस 50% मैं उम्मीद करता हूं कि जो फोर्थ क्वार्टर है 26-27 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें चालू होगा। तो ये काफी अगले साल की जो ग्रोथ में हमें काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब 3 साल का सीएजीआर रेवेन्यू का था 19% का, मुनाफे का 23% का, और FY26 के लिए बात हो रही थी कि 18 से 19% की ग्रोथ हम क्लॉक कर रहे होंगे।
सानंद फैसिलिटी अगर अनिल सर अपने पीक पे पहुंच रही होगी तो क्या एक्सपेक्ट करूं केईआई का रन रेट 20% प्लस आने वाले कुछ सालों के लिए आप लोग अचीव कर पाओगे? जी बिल्कुल। भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि 20% प्लस CAGR ग्रोथ आएगा। और जहां तक उसका पूरा फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का सवाल है, डेफिनेटली इस तरह के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में पूरा यूटिलाइजेशन आते आते 2 से 3 साल लग जाते हैं। बिकॉज एक तो मशीन्स को स्टेबलाइज करना होता है और मैन पावर को स्टेबलाइज करना होता है, और दूसरा मार्केट को स्टेबलाइज करना होता है उस पर्टिकुलर यूनिट। रेट अच्छा, केईआई मल्टीबैगर बना इसीलिए था कि 3 साल का तो मैंने सीएजीआर बताया, आप जाइए 2010 से सीएजीआर देखिए, 15 साल का सीएजीआर, भाई साहब 30% प्रॉफिट ग्रोथ का सीएजीआर था। अनिल सर कह रहे हैं ये जो ऑफलेट रेवेन्यू मोमेंटम था, वापस हम उस मार्कर को और इम्प्रूव करने की तैयारी कर रहे हैं। एक लास्ट जाते आते सवाल, आए दिन अखबारों डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी बार बार छपता रहता है, वो सब अनिल सर से मैं बातचीत कर चुका हूं, उन्होंने पूरा गणित समझा दिया है कि डेटा सेंटर में कितना खर्च होता है, उसमें से केबल और वायर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उस पर नहीं जा रहा। लेकिन है एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी बड़ी, वो आपने लास्ट इंटरेक्शन में बताया था। इस समय जो 3-4 हजार करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक आप लोगों ने मेंशन कर रखी है, उसमें डेटा सेंटर स्पेसिफिक कोई ऑर्डर्स हैं क्या? जी और बहुत हैं तो है। कितने? नहीं देखिए, बहुत हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने हैं। बट जितने भी डाटा सेंटर्स देश में आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि KEI का हर एक जगह कुछ ना कुछ योगदान है सप्लाई ऑफ केबल्स के थ्रू। अब क्वार्टर नंबर्स की तैयारी हो रही है, तब अनिल सर से ये डेटा सेंटर वगैरह सारा गणित समझूंगा, कितना कहां से आ रहा है। अनिल सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।